मित्रों, दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुखद, प्रसन्न और अपने काम में तल्लीन होंगे और हंस रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और उस कायनात के प्रति अपना शुक्रगुजार कर रहे होंगे जिसने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया। हमारा आज का दिन बहुत महान है और हम इस नेचर के प्रति उस कुदरत के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया और हमें इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। और हम इसको खूबसूरत तब बना सकते हैं या बना पाएंगे जब हम अपने काम को शिद्दत से और मन से और निष्ठा से करते हुए हम सब के प्रति कृतज्ञ होते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो को कहा ना उसने, अल्केमिस्ट वाले ने, कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए साजिश करेगी। तो दिल से चाहने की ज़रूरत है और शुरुआत करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम शुरुआत कितने मन से और कितने दिल से और कितनी निष्ठा के साथ उस शुरुआत को बनाए रखते हैं और निरंतर उस पथ पर अपने आप को अग्रसर करते रहते हैं। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा ना कि अग्निपथ अग्निपथ, तो अग्निपथ है, जीवन का पथ है। तो इस पथ पर हम कितनी शिद्दत से और कितनी आत्मीयता और कितने इत्मीनान से और कितनी उत्साह से चलते हैं, वही हमें मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए अपने उत्साह को बनाए रखना, अपने आप पर भरोसे को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम एक ही दिन में उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए समय लगता है। रियाज जिसको बोलते हैं ना, संगीत की भाषा में रियाज बहुत ज़रूरी है। ये जो रियाज होता है, ये जो प्रैक्टिस होती है, जो अभ्यास होता है, यही हमें शनै शनै धीरे धीरे उस चीज़ में पारंगत करता है, उस चीज़ का हमें माहिर बनाता है। छायावाद की कविता की बात करेंगे आज। महादेवी वर्मा जी का नाम आपने सुना ही होगा, हिंदी साहित्य की सशस्त्र कवयित्री। 1907 में उनका जन्म हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है। वे छायावाद के चारों स्तंभों में से उनका एक नाम आता है और उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू होता है। परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा था। उनको अपने ज़माने में तमाम बंदिशों के बावजूद भी संगीत, साहित्य, अंग्रेजी, संस्कृत, तमाम तरह के साहित्य पढ़ने लिखने का उनके परिवार ने मौका दिया और उन्होंने काफ़ी कुछ साहित्य की दुनिया में अपना अवदान दिया, योगदान दिया। तो महादेवी जी के जीवन के बारे में अगर मैं कुछ बातें शुरू करते हैं हम, तो फारुखाबाद में उनका जन्म हुआ था। एक संपन्न परिवार था। मैंने पहले ही कहा कि देखिए परिवार का कितना फ़र्क पड़ता है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी परवरिश कैसे होती है, वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी बड़ी भूमिका होती है। और इनके परिवार के बारे में कहा जाता है कि लगभग 200 वर्षों के बाद उसके परिवार में किसी लड़की का जन्म हुआ था। तो इसलिए परिवार के लोग बड़े खुश थे, बड़े झूम उठे थे उसको लेकर के, देखो हमारे परिवार में लड़की का जन्म हुआ है। इनके माता पिता हेमरावी देवी और बाबू गोविंद वर्मा, छोटे भाई बहन भी थे। तो इन्हें वो मैंने कहा काफ़ी पढ़े लिखे परिवार से थे। उनको तो महादेवी की परवरिश उन्होंने उसी हिसाब से की। छोटी उम्र से ही उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया लिखाया गया। उनको सब कुछ मौका मिला, प्राकृतिक माहौल मिला, दार्शनिक माहौल मिला, आध्यात्मिक माहौल मिला। तो उससे उनके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें देखिए बाद के जीवन में झलकती है। उनकी शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल में आरंभ होती है। मैंने कहा ना कि देखिए 1912 में उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला आदि के अध्यापक उनके घर आकर उनको पढ़ाते थे। 1916 में उनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद 1919 में बाग स्थित कांस्टेंट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया उन्होंने और कॉलेज में छात्रावास में रहने लगी और छात्रावास में लेते रहते वहीं से ज्ञान अर्जित करने का काम वो शुरू कर देती है। तो कहेंगे कि उनका एक बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत था, ठीक है। और इस बैकग्राउंड मजबूत होने के कारण उन्होंने कह सकते हैं कि मतलब वो सब कुछ सीखती चली गई। 1921 में वो 8वीं क्लास में आ जाती है और देखिए और सबसे पहला स्थान प्राप्त किया उन्होंने पूरे प्रांत में।
फिर कविताएं भी लिखना शुरू हो जाती है। 1925 तक वो मैट्रिक्स पास कर लेती, 10वीं पास कर लेती है। और उस समय कुछ कुछ पत्र पत्रिकाओं में लिखना पढ़ना शुरू कर देती है, तो थोड़ा बहुत लोग उसको जानने लगते हैं कि कोई कवि लड़की है जो कविताएं लिखती है। उस समय की कल्पना कीजिए कि उसमें आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, संसाधन नहीं थे कि तत्काल आपने छाप दिया, आप पत्रिकाएं निकलती थी, छपता था, और एक कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो मोशन था, लेकिन इनके परिवार की काफ़ी पहुंच थी, सब कुछ था, तो इनको वो स्थान मिला और ये धीरे धीरे अपनी प्रतिभा को डेवलप करने में इनका अपना योगदान बढ़ता चला गया और कुछ न कुछ सीखती चली गई। उसके बाद देखिए प्रतिभाशाली वो थी ही। फिर महात्मा गांधी से प्रभावित थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्रता कॉलेज जीवन से वो देखिए हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कवित्री उनकी मित्र भी थी। सुनो ये कविता भी लिखती है। पंत जी के पहले दर्शन भी हिंदू बोर्डिंग हाउस के कवि सम्मेलन में हुए थे। पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत से मुलाकात भी वहीं होती कवि सम्मेलन में। महादेवी जी गंभीर प्रकृति की महिला थी, लेकिन उनसे मिलने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी, बाद में उनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। तो लगभग एक पारिवारिक माहौल और एक आत्मीयता भरे माहौल में उनका मतलब बचपन भी बीता, और बाद के समय में भी वो उस साहित्यिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। और उनका स्वभाव बड़ा सरल था, बड़ी करुणावान, बड़ी सीधी महिला होने के कारण वो एक पारिवारिक माहौल में रहने लगती है। 1916, लेकिन उनका सबसे बड़ी बात है कि वैवाहिक जीवन में कभी उनका मन नहीं लगा और वो अपने पति के साथ कभी रह नहीं पाए। तो बाद में पता चला कि पति फिर उनको छोड़ के चले गए अपने आप की, यार ये जब कुछ भाव ही नहीं दे रही है तो उनके साथ क्या करना है अभी। महादेवी वर्मा पति पत्नी संबंध को स्वीकार न कर सकी, और ये आज भी रहस्य बना हुआ है, ऐसा कहते हैं लोग कि ससुराल पहुंचकर महादेव जी ने उत्पात मचाया, उसे ससुराल वाले ही जानते हैं। रोना बस रोना, नई बालिका बहू के स्वागत समारोह का उत्सव फीका पड़ गया और घर में एक आतंक छा गया। फलत ससुर महोदय दूसरे दिन उन्हें वापस लौटा गए। तो ससुराल जाती छोटी उम्र में तो हमेशा रोती रहती है, तो बता है कि उनके ससुर जी जो आते हैं उसको वापस मेल के रख के चले जाते हैं कि आप ही रुको, हमें ये नहीं हो पाएगी। और कह सकते हैं कि बाद में उनके पति पत्नी के बीच भी कोई इस प्रकार का पारिवारिक या मतलब दाम्पत्य का संबंध कभी बन ही नहीं पाया। वो बड़ी सात्विक महिला थी और बाद में सफ़ेद वस्त्र में रहने लगी, और कह सकते हैं कि वो देश दुनिया से उनका मन एकदम पहले से ही विरक्ति की तरफ चला गया था। तो ये कह सकते हैं कि वो वैवाहिक जीवन में भले ही नहीं रही, लेकिन पारिवारिक जीवन में रही, उनकी मित्रताएं रही और एक अच्छा जीवन जिया भरपूर उन्होंने। 1932 में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद उनका मतलब नाम दाम शुरू हो चुका था और कविताएं लिखने लगी थी, काव्य संग्रह आ गए थे। महात्मा गांधी का उनके ऊपर प्रभाव था, तो वो सारी चीज़ें उनके उस समय के विश्वविद्यालय के माहौल में नजर आती है। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य का पद संभाला उन्होंने। चांद पत्रिका का निःशुल्क संपादन भी किया। रविन्द्रनाथ टैगोर से भी उनकी मुलाकात होती है। मीरा जयंती का शुभारंभ भी किया। बहुत सारे प्रोग्राम करने लगी और कह सकते हैं कि साहित्यिक दुनिया में घूमने फिरने लगी। साहित्यिक संसद की स्थापना की उन्होंने। फिर उन्होंने नैनीताल की बहुत सारी पैदल यात्राएं की। फिर भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया उन्होंने। और आज़ादी प्राप्त होने के बाद हिंदी साहित्य के जो बड़े लेखक थे, इलाचंद जोशी, दिनकर आदि के साथ दक्षिण साहित्य की यात्राएं की उन्होंने, है ना। कई चीज़ों का संपादन किया उन्होंने। उनको समरकार कला चित्रकला का ज्ञान भी था, तो उन सारी चीज़ों से लेकर के वो लगातार काम करती रही। 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी की सदस्य भी बनाया गया। 1954 में व्यक्तित्व के बारे में क्या है कि बड़ी करुणा वाली महिला थी। मैंने कहा कि बड़ी सिंपल महिला थी वो, है ना। तो ये तो उनके हो गया व्यक्तित्व के बारे में। अब उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने किस तरह की रचनाएं लिखी और खास तौर से कवित्री के रूप में उनको जाना जाता है, लेकिन गद्य भी उनका उतना ही मजबूत है। अब क्या है, 8 कविता संग्रह है उनके। निहार उनका आता है 1930 में, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, शांति गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तवर्णा अनुदित 1959 में, प्रथम आयाम 1974 और अग्निरेखा 1990 जो उनकी मृत्यु के बाद आता है। और संपादन उन्होंने क्या क्या संपादन किया उन्होंने, आत्मिका, निरंतरता, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि आदि।
अतीत के चलचित्र उनका गद्य है। 1941 में स्मृति की रेखाएं, 43 में श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जरूर पढ़नी चाहिए हम लोगों को। मेरा परिवार जाट, क्योंकि श्रृंखला की कड़ियाँ में वो भारतीय स्त्री की जो तमाम विडंबनाएं उनको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करती है कि चाहे पेट्रियार्की हो, जो आज स्त्री विमर्श की बात करते हैं बार बार, अगर उनको महादेवी को वाकई भारतीय संदर्भ में उस स्त्री विमर्श को समझना है, जानना है, तो ज़रूर इस किताब को हर किसी पाठक को पढ़ना चाहिए। और ये बाज़ार में उपलब्ध है, बड़ी कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम वेस्टर्न से हमारे यहाँ सारा स्त्री चिंतन लेके आते हैं, रेडिकल विमर्श आ रहा, वो आ रहा है, तो उससे बढ़िया है कि अगर हमें मीरा और महादेवी वर्मा और भारतीय परंपरा में अगर इसको देखना समझना है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम महादेवी जैसी रचनाकार को पढ़ें। और महादेवी वर्मा ने वाकई पॉइंट टू पॉइंट पूरा इंडियन कल्चर को, संस्कृति, धर्म, राजनीति, उन तमाम संदर्भों के माध्यम से युद्ध में स्त्री की स्थिति क्या होती है ना, सामाजिक परंपराएं उसे किस प्रकार से रोंदती चली जाती है, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे खत्म करती है, और उसके लिए सामाजिक स्पेस को कैसे निरंतर कम करने का काम करती है, इस किताब में महादेवी जी ने बड़े विस्तार से समझाया है। और ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही माइलस्टोन किताब है हर किसी पाठक के लिए। उसके बाद है पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। मैंने कहा श्रृंखला की घड़ियाँ 1942 में, विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा निबंध 62 में, संकल्पिता 1969 में, भारतीय संस्कृति के स्वर, फिर क्षणदा लिखा उन्होंने, कहानी संग्रह भी है देखिए उनका, गिल्लू, नीलकंठ, फिर भाषण संभाषण भी है, कविताएं भी हैं, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। तो इस प्रकार की बहुत सारी उनकी रचना है, बहुत सारी रचनाधर्मिता की धनी महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा को बगैर समझे, उनके साहित्य से बगैर समझे हम आधुनिक समाज को, राष्ट्रीय आंदोलन को, और वो करुणा, बुद्ध के दर्शन का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। उनकी कविताओं में जब हम जाएंगे तो बुद्ध का चिंतन कहीं कि बार बार उनकी कविताओं में नजर आता है आपको, जहाँ भी देखोगे आप। तो करुणा, वेदना की कला की धनी महादेवी वर्मा के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि कला में पारस का स्पर्श पा लेने वाले का कलाकार के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, साधक के अतिरिक्त कोई वर्ग नहीं, सत्य के अतिरिक्त कोई पूंजी नहीं, भाव सौंदर्य के अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं, और कल्याण के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। लेखन अवधि में उन्होंने एकनिष्ठ होकर अबाध गति से भाव में सृजन और कर्म में जीवन की साधना में लिखी हुई बात का सार्थक बनाया है। तो ये कहते हैं कि रचनाकार की विशेषता क्या होती है। रचनाकार इस प्रकार का होता है, वो किसी एक खास तरह की सीमा रेखा में नहीं रहता, बल्कि सीमाएं तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम ही उसका करेगा, तभी वो रचनाकार बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें महादेवी के अंदर है, और विस्तार से अगर आपको समझना है तो जाहिर सी बात है कि उनके टेक्स्ट में हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या महादेवी क्या कहती है ना। जैसे रश्मि की बात करें तो रश्मि महादेवी वर्मा का दूसरा कविता संग्रह है। इसमें 27 से 31 तक की रचना है। इसमें महादेव जी का चिंतन और दर्शन पक्ष मुखर होता प्रतीत होता है, तथा अनुभूति की अपेक्षा दार्शनिक चिंतन की और विवेचना की अधिकता है। मैंने कहा नहीं कि दार्शनिक दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और हमारे गुरुजी विजय बहादुर सिंह बार बार कहते हैं कि महादेवी छुपाती बहुत है, उनमें करुणा बहुत है। और वो आप देखेंगे कि कहा जाता है उनके बारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत महिला भी नहीं थी वो, है ना। तो एक तरह से उनके भीतर की करुणा बार बार उन सारी चीज़ों को ढक देती, खत्म कर देती है। लेकिन महादेवी ने इस प्रकार की से कुछ शिकायत नहीं की दुनिया ज़माने से कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन के पथ को खुद तय किया और खुद स्वीकारा, और उन्होंने किस प्रकार का जीवन जीना है ये उन्होंने खुद डिसाइड किया, है ना। क्योंकि एक संपन्न परिवार से थी, सब कुछ था, इसलिए उनको जो कुछ चाहिए था मिलता चला गया, और उन्हें चुनाव में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं उस प्रकार की बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, जिंदगी आमतौर पर लोगों के भी जीवन में आती है। लेकिन उस तमाम संपन्नता के बावजूद भी उन्होंने एक सिंपल और सादा जीवन चुना, और पारिवारिक जीवन में जब उनको एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था या उनको वो जीवन रास नहीं आया, तो उस रास्ते पर कभी गई भी नहीं, और उसके लिए उन्होंने कोई मलाल भी जारी नहीं किया। उन्होंने बस अपनी करुणा, अपने दर्द को, कि उमड़ी कल थी मिटास चली वाली भाषा में हमेशा कविताओं में अपने दर्द को बयां किया उन्होंने। कह सकते हैं कि सारी जो भावनाएं थी वो कविता में व्यक्ति की, और श्रृंखला की कड़िया में स्त्री के दर्द को उन्होंने बड़े विस्तार से गद्य में पाठकों के सामने रखा उन्होंने। तो बड़े गीत लिखे उन्होंने, गीत कैसे कहते, बड़ी गीतकार थी, वाकई गीतकार थी। और जब गीतों में संगीत, लय, ताल को पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि महादेवी का ज्ञान कितना गहरा था।
क्योंकि संस्कृत साहित्य का भी उन्हें ज्ञान था और अंग्रेजी साहित्य का भी ज्ञान था उन्हें। तो ये जो ज्ञान की जो संपन्नता होती है एक रचनाकार को हमेशा बड़ा बनाती है, और रचनाकार अपने युग की सीमा रेखा को अतिक्रमित करते हुए वो बाकी चीज़ों में प्रवेश करता है और वहाँ अपना हस्तक्षेप करने लगता है, और वही हस्तक्षेप उसको बड़ा बनाता है, वही इन्फ्लुएंस उसकी पहचान को मजबूत करता है। तो महादेवी वर्मा को सिर्फ करुणा और छोटी चीज़ों में न सिमट करके हम एक युग चिंतक रचनाकार के रूप में समझ सकते हैं, और उनकी रचनात्मकता वाकई हमारी समाज की स्त्री और समाज के पुरुष दोनों की आंखें खोलने का काम करती है। और कैसे हम ज़्यादा बेहतर अपने समय को, अपने समाज को समझने की कोशिश जो निरंतर हम सब करते रहते हैं, उस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखें, इसी के बारे में महादेवी की रचना धर्मिता है। और महादेवी की कविता, कहानी, गद्य जिसमें भी आपकी रुचि हो ज़रूर पढ़ना चाहिए, और जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतना हमारी समझ विकसित होगी, और हम जीवन को और विस्तार से देखने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटा दबाइए, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, प्लीज़ स्प्रेड कीजिए इसको। और जीवन में हमेशा बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। आप महादेवी के जीवन को ही देखिए, तमाम संपन्नता के बावजूद उन्होंने सिंपल जीवन चुना और कभी हार नहीं मानी, और हमेशा अपने भीतर की उस मानवीय करुणा को बनाए रखा उन्होंने जीवन में, कभी निराशा को नहीं चुना उन्होंने। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।